ये स्टूडेंट्स ये टॉपिक है, सैम्पल पेपर है, डीके गोयल के सैम्पल पेपर 1 है। क्वेश्चन नंबर 49 है, रेशो से रिलेटेड टॉपिक ही है। इन्वेंट्री 3 लाख रुपीस की गिवन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। एक्सक्लूडिंग है यानी इस 3 लाख की इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड हैं ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको 90,000 का कुछ भी नहीं करना है। अगर इंक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ होता तो आपको 90,000 माइनस करने होते, क्योंकि जब हम करंट रेशो वाला टॉपिक पढ़ते हैं, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में लूज टूल्स को करंट एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए इसको हटा देना पड़ता है। लेकिन जब आप फर्स्ट चैप्टर करते हो बैलेंस शीट वाला, तो वहां पर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि लूज टूल्स बैलेंस शीट में करंट एसेट अंडर द सब हेडिंग इन्वेंट्री के अंदर आता है। लेकिन जब आप करंट रेशो वाला टॉपिक कैलकुलेट करते हैं तो लूज टूल्स को विल नेवर कंसीडर लाइक अ करंट एसेट और इसको इन्वेंट्री में से हटा देना चाहिए अगर इंक्लूडेड है तो। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, तो आपने इस क्वेश्चन के लिए 90,000 का कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, आपने इसमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स होता है, गुडविल फिक्स्ड और इनटेंजिबल एसेट होती है। इसका कुछ भी नहीं करना है। तो करंट रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इन्वेंट्रीज पूरी 3 लाख रुपीस ली है, 90,000 का कुछ भी नहीं करना। 1,10,000 ट्रेड रिसीवेबल है, प्री पेड एक्सपेंडिचर इन दिस क्वेश्चन 40,000। तो प्री पेड एक्सपेंडिचर करंट एसेट होती हैं, तो टोटल करंट एसेट्स आपकी आ रही हैं 4,50,000। करंट लाइबिलिटी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, ट्रेड पेएबल, और वो कितने हैं? 1,80,000। तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट है 4,50,000, करंट लाइबिलिटी 1,80,000। तो जो आपका रेशो आ रहा है वो आ रहा है 2.5:1। सेकंड, एक 50th क्वेश्चन है, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, फिक्स्ड यानी कि नॉन करंट एसेट। शेयर कैपिटल 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, करंट एसेट 1,50,000 और प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है 0.8:1। ये प्रोप्राइटरी रेशो हमें हेल्प दे सकता है। जैसे जब मैं ये क्वेश्चन कर रही थी तो मैं भूल गई प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको याद करने का एक तरीका है। सबसे पहला जो आपका ये सेकेंड सॉल्वेंसी रेशो के पार्ट्स हैं। फर्स्ट होता है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी से मतलब शेयर होल्डर फंड से होता है। फिर सेकंड आपका आता है टोटल एसेट टू डेट। फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट अपॉन डेट। ये मैंने अपने लिए किया था इसलिए खचड़ पचड़ ऐसा हुआ। तो डेट से डेट कट गया, इक्विटी पहले नीचे थी अब ऊपर हो जाएगा, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट आपका प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है। इक्विटी से मतलब शेयर होल्डर्स फंड से है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रोप्राइटरी रेशो 0.8 गिवन है, तो मैंने प्रोप्राइटरी की जगह 0.8 लगा दिया। इक्विटी 10 लाख रुपीज, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिलाकर होता है। ये मैंने यहाँ पर छोटी सी एक बैलेंस शीट पे बनाई थी, मुझे ऐसे पढ़ने की आदत है। तो शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इन दिस क्वेश्चन शेयर कैपिटल गिवन है 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 3 लाख। तो 7 + 3, तो हमें ये वाला अमाउंट चाहिए टोटल 10 लाख रुपीज। तो इक्विटी की जगह मैंने लगा दिया 10 लाख। ये क्वेश्चन मार्क टोटल एसेट के लिए, मुझे पता नहीं, तो मैंने इसे सॉल्व किया। तो टोटल एसेट्स आपकी आ रही है 12,50,000। ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना दिया बैलेंस शीट का। इट इज अंडरस्टूड कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, और जब बात की जा रही है टोटल एसेट, ये आपके पास टोटल एसेट आ रही है 12,50,000। तो टोटल एसेट में करंट एसेट भी होंगी, तो 12,50,000 करंट एसेट गिवन है। इन दिस क्वेश्चन करंट एसेट इज गिवन 1,50,000। देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट, और पूछा क्या हुआ है हमें? फिक्स्ड एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट्स में से 12,50,000 में से जब आप करंट एसेट माइनस कर दोगे, यानी जब आप 12,50,000 की टोटल एसेट्स में से 1,50,000 की करंट एसेट माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो बचेंगी वो सिर्फ क्या बचेंगी? 11 लाख रुपए की नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसका आंसर यह है 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चन में डाउट होता है कि हमें क्या पता कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है या सेल के ऊपर, कुछ भी मेंशन नहीं है।
तो सीधा है कि 8 लाख का 25% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यानी सेल का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपये ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखो। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन दिस क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 गिवन है। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करनी है, एक हेल्प थी मेरे पास। यहाँ पर 8 लाख की टोटल सेल थी, 8 लाख का 25% 25% इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। तो 8 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 6 लाख। अब मैंने इसे फॉर्मूले में पुट किया। इस फॉर्मूले में जब मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह मैंने 6 लाख लिख दिया, अपॉन लिखा मैंने यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री अब कैलकुलेट हो सकती है, ये इधर कर दिया और 6 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री जो आ रही है वो आ रही है 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी अमाउंट में आ गई 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता नहीं इसलिए मैंने एक्स एज्यूम किया, और इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस का साइन लगा देना, अगर कम होता तो माइनस का लगा देते। तो x प्लस 20,000 आपके पास क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अब आपने। तो इस 2 से 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2,40,000। x प्लस x 2x इज प्लस 20,000। उसके बाद 2x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 20,000 तो ये बन गया 2,20,000। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2,20,000 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास 1,10,000 x आ रहा है। x मैंने किसको एज्यूम किया, ओपनिंग स्टॉक को। तो ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास 1,10,000 है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछी है और हिंट में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपये ज्यादा है, तो 1 लाख प्लस 20,000 130 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब एक और क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर है 52, ये वाला क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब इस क्वेश्चन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। मैं ये क्वेश्चन कर ही क्यों रही हूँ, आपको सिर्फ एक चीज बताने के लिए। इस क्वेश्चन में नेट सेल गिवन है और क्रेडिट सेल भी गिवन है। आपने इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल का कुछ भी नहीं करना है। क्यों, कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि जब नेट सेल की बात की जा रही है, नेट सेल का मतलब होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल का मतलब क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न हो चुकी है वो माइनस हो चुकी है। यानी इस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, इसमें कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, और अगर किसी ने सेल्स रिटर्न माइनस करी होगी वो भी हो चुका। तो आपने सिर्फ 20 लाख रुपीज को कंसिडर करना है, नो रोल ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑफिस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, लॉस बाय फायर नहीं है। हमारा काम ये थोड़ा है रोज बैठ के अपनी दुकान में आग लगा देंगे, तो ये नहीं हो सकता ना। तो लॉस बाय फायर इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इट्स ए लॉस, तो इसको हमने नहीं लेना। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है, सेल गिवन है आपके पास 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 6 लाख। अगर मैं 20 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख का माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 14 लाख। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 14 लाख लगा दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सिर्फ 2 ही हैं, ऑफिस एक्सपेंडिचर और सेलिंग एक्सपेंडिचर। रिपीट कर रही हूँ, लॉस बाय फायर का कुछ नहीं करना, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, वो लॉस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बिजनेस करने के लिए आपको करने ही पड़ते हैं खर्चे। तो आपके पास 14 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 2 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस 1 लाख, तो टोटल हो गया 17 लाख। डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड बाय नेट सेल 20 लाख इंटू 100। जब भी कोई प्रॉफिट वाले रेशो होते हैं, प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो 85% इसका आंसर आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर है 53, सैंपल पेपर 1 है डीके गोयल का। तो अब इसमें देख लेना, क्वेश्चन नंबर 53 बहुत आसान है। लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है बैंक, पहले मैं देख लूं क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है
डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट से मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन से होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, वो सब इसके अंदर आते हैं। और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड से होता है। शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, चार चीजें अपनी नॉर्मली लेनी है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये मैं ऐसे रिपीट कर रही हूँ, अगर कभी पेपर में कुछ काम आ जाए तो। डेट इक्विटी रेशो में सबसे पहले हमें चाहिए डेट। ठीक है, डेट यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट, ये तो क्लियर हो गया, डेट हम आपके पास 18 लाख है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है, नहीं चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड, इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने वाला पॉइंट क्या है, जब क्वेश्चन में ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड गिवन है तो जर्नल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपने कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो यहां मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व और 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, पर ये सब मैं क्यों लूं जब मुझे ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। तो आप सीधा शेयर होल्डर फंड को कंसीडर करना। तो डेट आपके आ रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट 18 लाख, डिवाइड कर दिया आपने इससे इक्विटी, इक्विटी इसके मतलब शेयर होल्डर फंड से है। इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी गिवन है 12 लाख, तो आपका रेशो आ रहा है 1.5:1। एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसको करने में मुझे भी बहुत देर लग गई अभी, मतलब समझाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 54 है। करंट रेशो दिया हुआ है 2.4:1। करंट लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज की। सब्सिक्वेंटली इट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। फर्म ने 1 लाख जिस मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख थी उसको 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, हाफ ऑफ विच वॉज ऑन क्रेडिट, यानी आधा जो था माल उधार में बिका और आधा जो है कैश सेल थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक बात तो समझ में आ गई कि एक जो मटेरियल है जिसकी कॉस्ट 1 लाख है उसको 40% प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो प्रॉफिट आपका 40,000 हो रहा है, तो आपने इसको कितने में बेचा है, 1,40,000 रुपए में। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या समझाना है, ये देखो मैंने इतना खचपच सब कुछ किया कि बच्चों को कैसे भी करके समझा दूं अच्छे से। ये मैं 11th वाला स्टाइल कर रही थी अकाउंटिंग क्वेश्चन का, करवाऊंगी मैं भी वही, लेकिन मुझे समझाना है वो देखना अच्छे से। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, ये इतने सी जगह में हो गया था बाद में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटी गिवन है 2 लाख रुपीस की, और यहाँ पर करंट रेशो गिवन है 2.4:1। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स जो रेशो गिवन है वो गिवन है 2.4/1, और करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए की। अगर मैं इन दो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ करंट एसेट आ रही हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करंट एसेट, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास आ रहा है 4,80,000। ये मैंने भी किया है पीछे, ये रहा 4,80,000। ठीक है, अब मुझे समझाना क्या है वो देखो। मैं भी क्वेश्चन को 11th वाले स्टाइल से करने की कोशिश कर रही थी। 11th स्टाइल में एक अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया गया था, एसेट्स, और इधर हम लिखते थे लाइबिलिटीज। ठीक है, अब समझना क्या है, बहुत सारे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पीछे, लेकिन बच्चों को सेटिस्फाई नहीं हो रहा उससे कुछ, तो देखना। एसेट्स आपके पास अभी तक तो है 4,80,000, और करंट लाइबिलिटीज 2 लाख गिवन है। ठीक है, इसने बोला कि इसने 1 लाख वाला जो माल है उसको 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो जब 40% प्रॉफिट पर बेचा तो इसको 40,000 प्रॉफिट हुआ होगा। जब आपने माल बेचा, माल माने स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो जब हम 11th में पढ़ते थे हम यहाँ पूरा एसेट लिखते थे जिसमें सारी एसेट होती थी, फिक्स्ड भी और करंट भी, तो हम तो यहाँ एसेट ले रहे हैं और हमें यहाँ पर ये जो गिवन है 4,80,000 ये करंट एसेट है, क्योंकि मैंने इससे इसको कैलकुलेट किया है। तो 1 लाख का स्टॉक बिक गया, तो 1 लाख जो स्टॉक के थे वो मैंने माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद इस पूरी डील में हमें 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में 40,000 ऐड कर दिया, फिर मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि 40,000 अगर हम 11th में प्रॉफिट में ऐड करते थे तो हम कैपिटल में ऐड करते थे। अब यहाँ पर तो कैपिटल है ही नहीं, हम तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो आएगा तो वो कैपिटल में आएगा, तो इसलिए 40,000 का यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया। ठीक है,
सिर्फ करंट रेशो के लिए। अगर मैं पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाती तो 40,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वो वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो 40,000 इज नॉट ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब आपने 1 लाख, जिस मटेरियल की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी, आपने इसको 40% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, प्रॉफिट तो चला गया होगा, कैपिटल में छोड़ दिया। 1 लाख रुपए का स्टॉक कम हुआ तो करंट एसेट 1 लाख रुपए से कम हो गई। 70,000 कैश आया आपके पास, तो अब बच्चे सोच रहे हैं 70,000 कहाँ आया, कहाँ से आया? 1 लाख का माल था, 40,000 के प्रॉफिट पर बेचा, तो डील हुई 1/40 में। 1/40 का आधा यानी कि 70,000 कैश मिला होगा और 70,000 के डेटर हुए। तो 70,000 जो कैश मिला वो करंट एसेट होता है, इसलिए ऐड होगा। 70,000 के आपके पास डेटर क्रिएट हो गए, वो भी क्या होगा, ऐड होगा। तो 480 में से 1 लाख माइनस हो गई 380, 380 प्लस 140, 70 प्लस 70, तो इसका टोटल आ गया 5,20,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी 2 लाख। ये मैंने पीछे भी यहाँ पर किया था ये मैंने क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना। ये 2.6:1 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। ये आ रहा है 5,20,000 अपॉन 2 लाख, तो ये 2.6:1 आ रहा है। 2.6:1 ये इसका आंसर है। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, डू मोर प्रैक्टिस।